हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बिल्कुल फ्रेश क्लास 7th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हम इक्वालिटी के बारे में जानेंगे। जैसा कि क्लास 6th में हमने इक्वालिटी और जस्टिस पढ़ा था, किस तरीके से एक दूसरे से इंटरवाइंड है, जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से आज फर्स्ट चैप्टर ही इक्वालिटी के ऊपर है। आज हम देखेंगे इक्वालिटी का मतलब। इक्वालिटी में हमें एक एग्जाम्पल दिया गया, एक मेड है, वो लाइन में खड़ी हुई है वोट मांगने के लिए, मतलब वोट देने के लिए। साथ में उनके जिनके वहाँ यहाँ वो नौकरी करती है मेड, वो मालिक भी लाइन में लगे हुए हैं। साथ ही आस पड़ोस के लोग, रिच क्लास के जो लोग हैं वो भी लाइन में खड़े हुए हैं। तो जो सुजाता, जो ये फीमेल है मेड, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं कितनी बराबर हूँ, इक्वालिटी है हमारे समाज में। लेकिन उसके बाद वो रियलाइज़ करती है, जब हॉस्पिटल में लाइन में लगना होता है तो ये इक्वालिटी नहीं होती है। वहाँ पर तो मुझे ये मालिक दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि उसकी बेटी बीमार हो जाती है तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, तो वो रियलाइज़ करती है कि यहाँ पर तो कोई इक्वालिटी ही नहीं है। तो इक्वालिटी के बारे में कि इकोनॉमिक इक्वालिटी अलग है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, हर तरह की इनइक्वालिटी हमारे समाज में पाई जाती है। तो हम उसी चीज़ को इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हाईलाइटेड पॉइंट है हमारे चैप्टर का, वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब हर नागरिक को उसकी एज के अकॉर्डिंग 18+ होते के साथ ही वोट देने का अधिकार है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। पूरी दुनिया में सभी को वोट देने का अधिकार है, व्यक्ति के 18 साल के होते के साथ ही। ठीक, तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। देन इसके बाद हमारी बुक में बताया गया कि और तरह की भी इनइक्वालिटी होती है, जैसे कि पुअर होना, गरीब होना एक तरह की असमानता है। ये आर्थिक असमानता है, इकोनॉमिक डिफरेंस है जो हम लोगों में पाया जाता है। एक इनइक्वालिटी होती है कास्ट सिस्टम के बेस पे। लोग अपने कास्ट के अकॉर्डिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो लोग कास्ट के अकॉर्डिंग जो है भेदभाव करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक राइटर है, दलित राइटर, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी जूटन में लिखते हैं अपने बचपन के एक्सपीरियंस के बारे में कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया गया था जस्ट बिकॉज वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। उसी तरह आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बुक के अंदर कि एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी होते हैं, जो कि नाम से पता लग रहा है एक मुस्लिम फैमिली है, मुस्लिम कपल है। ये लोग जो हैं, इनको फ्लैट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जस्ट बिकॉज वो अलग धर्म को बिलोंग करते हैं। लोग उन्हें अपने यहाँ पर रेंट पे, किराए पर मकान देना पसंद नहीं करते हैं, बहानेबाजी करते हैं लोग। तो एक ये इनइक्वालिटी है। इसके बाद हमें बताया गया है कि लोगों के साथ भेदभाव क्यों होता है, क्योंकि वो अलग क्लास को बिलोंग करते हैं, अलग लिंग, अलग जेंडर को बिलोंग करते हैं, अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं, अलग प्लेस ऑफ बर्थ को बिलोंग कर सकते हैं वो। जैसे बिहारी पर्सन के साथ दिल्ली में, शहरों में भेदभाव किया जा सकता है। तो कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से भेदभाव हो सकता है। इसके बाद आप अपने संविधान में समानता की क्या डेफिनेशन है, समानता कैसे समझाई गई है, वो देखते हैं। पहले के ज़माने में जो लोग थे उनको प्रोटेक्शन नहीं थी, किसी भी तरीके के इनजस्टिस, किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, मिसबिहेवियर, अगर कुछ भी किया जाता था, लोगों को पहले कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई कानून नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे सभी लोगों के लिए कानून बनाए गए हैं जिसमें इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश की गई है बाय आवर पार्लियामेंट। सो क्या क्या कानून है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हर किसी को इक्वल बिफोर द लॉ रखा गया है, हर किसी को कानून के सामने बराबर रखा गया है। दूसरा
किसी भी व्यक्ति के साथ पहली बात तो जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हर पर्सन को कानून के नज़र में बराबर रखा गया, वहाँ आप एग्जांपल दे सकते हो, चाहे कांता जो डोमेस्टिक वर्कर है या देश का राष्ट्रपति, सभी को सेम तरह के कानून फॉलो करने हैं इस देश के। दूसरा, किसी के साथ भी धर्म के, रेस के, कास्ट के, प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए हैं, और जेंडर के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, सभी लोगों को पब्लिक प्लेसेस को जाने, वहाँ उन्हें यूज़ करने की अलाउड होगी और कोई भी पर्सन जो है उसको रोका नहीं जाएगा। फोर्थ, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। जो हमारी सरकार है वो इक्वालिटी लाने के 2 मेथड्स अपनाती है। एक तो आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून है, दूसरा तरीका है गवर्नमेंट कई नीतियाँ बनाती है, पॉलिसीज़, स्कीम्स, प्रोग्राम, जिनके थ्रू जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है सोसाइटी की, उनको बेनिफिट करने की कोशिश करती है ताकि वो भी खुद को इक्वल महसूस कर पाए, वो भी अपॉर्चुनिटी इक्वली ले पाए। तो क्या तरीके हैं? तो जैसे कि हमें एक स्कीम के बारे में पता लगा, एक मेथड जो है जो गवर्नमेंट ने स्कीम लेकर आई है वो है मिड डे मील का तरीका। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है 5th तक के प्राइमरी स्कूल्स, उन बच्चों को दोपहर में भोजन फ्री में दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु के अंदर 2001 में, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी देश के सभी राज्य सरकारों को बोला कि आप सभी 6 महीने के अंदर इस प्रोग्राम को लागू करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम के बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुए हैं। सभी जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे उन्होंने भी आना स्टार्ट करा, जो बच्चे बीच में घर जाते थे और वापस नहीं आते थे उन्होंने खाने की वजह से स्कूल में रुकना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब हम एक साथ खाते हैं तो ये जो डिफरेंसेस है कास्ट के, उन्हें वीक करने में मदद मिली। सभी बच्चों को एक साथ खाने का मौका मिला जिस वजह से ये कास्ट डिफरेंसेस घटे। साथ ही जो कुक थे उन्हें दलित महिलाओं को रखा गया ताकि और इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। जो अपर कास्ट के बच्चे हैं मानते हैं कि हम लोअर कास्ट के बच्चों के साथ खाना नहीं खाएंगे या उनके पेरेंट्स खाने नहीं देते, तो मिड डे स्कीम एक ऐसी सक्सेसफुल स्कीम थी जिसने सोसाइटी में इक्वालिटी लाने का काम करा और लोगों के दिमाग को खोलने की शुरुआत की, और इससे स्कूल्स में एनरोलमेंट रेशो भी बढ़ा है। इसके बाद अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या और देशों में भी इस तरीके की इनइक्वालिटी होती है या ये सिर्फ भारत के अंदर देखने को मिलता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे इनइक्वालिटी है। दुनिया में अमेरिका जो सुपर पावर है वहाँ पर इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी जिसके खिलाफ लोगों ने सिविल मूवमेंट चलाया, सिविल राइट्स मूवमेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन लोग रहा करते थे। ये वंशज थे उन लोगों के जिन्हें कभी गुलाम बनाकर लाया गया था अफ्रीका से। ये जो बच्चे थे उनके अफ्रीकन अमेरिकन्स, उन लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। उनके स्कूल्स अलग थे, उनको इवन जो बसेस होती है उनकी सीट पर उन्हें बैठने का अधिकार नहीं था। अगर सीट मिलती थी तो बिल्कुल बैक साइड सबसे पीछे वाली सीट मिलती थी, और अगर कोई गोरा आदमी उन्हें उठा दे तो उन्हें उठना भी पड़ता था। तो इतना अफेक्ट था, बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो एक दिन क्या हुआ, रोज़ा पार्क्स, एक इंसिडेंट हुआ रोज़ा पार्क्स। ये रहा रोज़ा पार्क्स जो थी वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। एक दिन काम से थक कर पूरी तरह वो एक सीट पर बैठ गई। तभी एक वाइट मैन ने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सीट देने से मना कर दिया। इसके बाद से अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं इनका एक सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट होता है। सिविल राइट मूवमेंट्स, इसकी वजह से जो है सिविल राइट्स मूवमेंट जो था 1950s के लास्ट में आया था, 59 लगा लो। वहीं सिविल राइट मूवमेंट की वजह से सिविल राइट एक्ट भी पास कराया गया। ये एक्ट 1964 में आया था। इसने जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है रेस के आधार पे, धर्म के आधार पे या नेशनल ओरिजिन के आधार पे,
उसे बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया। सभी स्कूल्स जो थे अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए खोल दिए गए। सभी तरीके की सुविधा जो है वो दोनों को बराबरी पर ला दी गई, सब एक साथ यूज़ करेंगे। इस तरीके से अमेरिका में जो काले लोग हैं उनके साथ जस्टिस किया गया। इस इनइक्वालिटी को जो सदियों से चली आ रही थी उसे ख़त्म किया गया। इसके बाद हमारी बुक में आर्टिकल 15 दे रखा है, जिसमें बताया गया किसी के भी साथ धर्म के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, सेक्स के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रेस के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी जगह पे उन्हें जाने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी उन्हें जाने से रोका नहीं जाएगा। शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, कहीं रोक टोक नहीं होगी। और ना ही उन्हें पब्लिक टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट यूज़ करने से रोका जाएगा। ख़ास तौर से मतलब जो प्राइवेट हैं, देखो वहाँ तो ऑफ कोर्स रोका जा सकता है, लेकिन जो सरकार के द्वारा फंडेड है, चाहे वो रोड हो, चाहे सरकार ने कुआं बनवाया हो गांव के अंदर, वो सब अलाउड है, वहाँ पर जाना बिल्कुल अलाउड है। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है, दैट इज़ इक्वालिटी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। सो दिस नेक्स्ट चैप्टर इज़ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। सरकार का हेल्थ में क्या योगदान होता है, सरकार का हेल्थ के सेक्टर में क्या जिम्मेदारी होती है, क्या रोल होता है। सो लेट्स लुक अप। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ का मतलब होता है जब आप फ्री होते हो किसी भी तरीके की इलनेस से या इंजरी से, किसी भी तरीके की चोट या बीमारी से आप फ्री हो तो वो हेल्थ होगा। लेकिन हेल्थ के अंदर कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको साफ़ पानी मिले, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना मिले, एडिक्वेट फूड मिले, अच्छी कंडीशंस हो रहने की, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्थ के लिए। इसके बाद हमारी बुक में बताया गया है कि भारत जो है हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं बहुत सारे, हमारे यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स बनते हैं हर साल 30,000 के तकरीबन। हमारे यहाँ इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, डाटा दे रखा है। मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, बाहर से लोग आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए इंडिया के अंदर। साथ ही इंडिया तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन्स का वर्ल्ड में, जो कि एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन्स को। लेकिन कुछ भारत की कमियां बताई गई हैं, जैसे कि भारत में ज़्यादातर जो डॉक्टर्स है वो शहरों में रहते हैं, तो गाँव के लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके शहरों में आना पड़ता है इलाज कराने के लिए। और साथ ही गांव में पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर्स बहुत कम है। साथ ही 5 लाख लोग जो है हर साल टीबी से, मलेरिया से, इन छोटी मोटी बीमारियों से मर रहे हैं, जो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए आज के टाइम पर 21वीं सदी में, लेकिन फिर भी लोगों की हर साल मौतें होती जा रही है। इसके बाद बताया गया कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है भारत के अंदर, उसकी वो कहीं ना कहीं पानी साफ़ ना होने की वजह से होती है। हम सभी लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ देखने को मिल रही हैं, जैसे डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। इसके अलावा भारत के आधे से जो ज़्यादा बच्चे हैं उनके पास साफ़ खाना और मतलब खाने के लिए पोषण नहीं है, जिसकी वजह से वो अंडर नरिश्ड है, अल्प पोषित बच्चे हैं। तो ये भारत की कुछ कमियां और भारत के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हेल्थ सेक्टर के अंदर दिखाए गए हैं। फिर बताया गया है कि फिर हम एक कहानी देख सकते हैं 2 बच्चों की, जो एक रिच बच्चा है और एक गरीब बच्चा है। गरीब बच्चा जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए, और जो रिच बच्चा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। फिर दोनों क्या डिफरेंसेस देखते हैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको समझाया गया है। जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है। जो पब्लिक सर्विसेज होती है वो क्या होती है। पब्लिक सर्विसेज वो होती हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें शहर और गांव दोनों के क्षेत्र इनसे जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि गांव के लोग भी फिर वहीं पर इलाज कराने के लिए आ जाते हैं।
तो और साथ ही जो सरकारी सेवाएं हैं वो आपको शहरों में भी मिलेगी और ग्रामीण इलाकों में भी मिलेगी, विलेजेस में मिलेगी, बट वहाँ पर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो इतना अच्छा हाल नहीं है। ठीक है, तो एक छोटी मोटी बीमारी से लेकर स्पेशल सर्विस, स्पेशल बीमारी, हर चीज़ का इलाज मिलता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं इनमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, सस्ते में इलाज हो जाता है। अगर आप कभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो तो आप देख सकते हो कि आपसे नाम मात्र की फ़ीस ली जाती है या फ़ीस ली ही नहीं जाती है। आपने ये चीज़ देखी होगी। तो जनता के द्वारा सरकार को जो टैक्स दिया जाता है उसी टैक्स से गवर्नमेंट जो है ये फ्री सर्विसेज या सस्ते में इलाज प्रोवाइड करा रही है हम लोगों को। इसके बाद आप देख सकते हो कि कम कीमत पर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है बिकॉज ऑफ आवर टैक्सेस, ताकि गरीब लोगों को भी इससे इलाज मिल सके। इसके बाद अब हम मूव करते हैं प्राइवेट फैसिलिटीज़ पर। प्राइवेट फैसिलिटीज़ क्या होती है? आप लोग गांव में आरएमपी देख सकते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। वहीं आप लोग शहरों में बहुत सारे डॉक्टर्स देख सकते हैं। तो शहरों में तो कोई भी कमी है ही नहीं, लेकिन गाँव के लिए आरएमपी देखने को मिलते हैं। शहरों में तो लेबोरेटरीज़ हुई, आपकी प्राइवेटली ओन्ड हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन गांव में ये सुविधाएं इजीली नहीं मिलती हैं। जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। साथ ही आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का, किस तरीके से आपको पर्सनल अलग बेड दिए जाते हैं और बीच बीच में आकर आपका बार बार चेकअप किया जाता है, आपको देखा जाता है। तो ये देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ खर्चा ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पर जो आपको बेनिफिट्स हैं, सर्विस है, वो बहुत अच्छी प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके बाद आप देखोगे कि हमारी बुक में जन औषधि मेडिकल स्टोर्स के बारे में बताया गया है। ये मेडिकल स्टोर्स जो हैं ये दाम कम दवाई उत्तम देते हैं, मतलब कि आपको जेनेरिक मेडिसिन्स प्रोवाइड कराई जाएंगी सस्ते दामों पर। तो इस तरीके से ये कंज्यूमर चेन है, जगह जगह मेडिकल स्टोर मिलेंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा जेनेरिक दवाइयों को सस्ते में प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी तरह जो मेडिकल काउंसिल है उसके कुछ नैतिक बाध्यताएं हैं, जैसे कि सभी डॉक्टर से ये बोला गया है कि वो जेनेरिक दवाइयाँ ही देंगे और हमेशा प्रिस्क्रिप्शन जो होगी वो रेशनल होगी, कम होगी, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देनी है, प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से करना है मतलब। जेनेरिक दवाइयों पर पूरी तरह से फोकस किया गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या सबके लिए उपलब्ध है, क्या सभी लोग ले पाते हैं? तो ऐसा देखा गया है भारत के अंदर कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना उनके लिए इतना इजी नहीं होता। फोर्टी % ऑफ पीपल आई एम सॉरी। मैं बता रही थी कि जो बीमारी, अगर कोई भी बीमारी है तो उसमें ये देखा गया है कि 20% लोग ही जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उसे ख़रीदने में सक्षम हो पाते हैं हमारी पॉपुलेशन के। इसके अलावा अगर किसी को कोई बीमारी या चोट हो जाती है, चोट लग जाती है, तो हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए 40% लोग वो हैं जिनको पैसा उधार लेना पड़ता है या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट बेचनी पड़ती है। तो आपने देखा कि 20% जनसंख्या ही दवाइयों को खरीदने में सक्षम है, वहीं 40% लोगों को उधार लेना पड़ता है पैसा।
कई बार सिर्फ पैसा ही लोगों के इलाज में रुकावट नहीं बनती है। आप नोटिस करोगे वुमेन्स के साथ, क्योंकि हमारे देश में अभी भी पैट्रियार्कल सोच है, तो मेन महिलाओं को इलाज के लिए नहीं ले जाते हैं। जैसे कि महिलाओं को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दिलवा पाते, क्योंकि गायनों के जो डॉक्टर्स हैं, आप नोटिस करोगे अभी भी मेल पॉपुलेशन गायनों के डॉक्टर्स में ज़्यादा है। तो इस वजह से जो मेल हैं फैमिली के, वो फीमेल को डॉक्टर अपनी वाइफ को डॉक्टर के ले जाते हुए भी कतराते हैं, ले जाना नहीं चाहते, घरेलू इलाज कराना चाहते हैं, किसी दाई से इलाज करा देना चाहते हैं। तो सिर्फ पैसा ही एक बाधा नहीं है इलाज लेने में, और भी कई दिक्कतें आती है। और फिर वैसे भी वुमेन्स के केस में हम नोटिस करेंगे रिसोर्सेज खर्च करते हुए फैमिली जो है वुमेन के केस में कतराती भी हैं, और वुमेन भी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने बारे में क्या सोचना। तो कई दिक्कतें हैं जो आप पैसों से अलग देखेंगे। कई ऐसे ट्राइबल्स एरिया जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बहुत कम है और इतनी अच्छी भी नहीं है। इस वजह से लोगों को प्राइवेट सर्विसेज पे निर्भर रहना पड़ता है, वहीं पर ही जाना पड़ता है। इसके बाद अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका एक कंट्री है लैटिन अमेरिकन रीजन के अंदर, सेंट्रल अमेरिका में। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा और ये बोला कि हम अब से सेना नहीं रखेंगे, आर्मी नहीं रखेंगे। आर्मी नहीं रखेंगे तो उसका खर्चा बचेगा, उस खर्चे को हम हेल्थ पर लगाएंगे, एजुकेशन पे लगाएंगे, लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी करने में लगाएंगे। इसकी वजह से ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। कोस्टा रिका में लोग हेल्दी हैं, लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लोग सरकार को लेकर अवेयर हैं। सरकार ने जो भी फैसिलिटीज़ करी, जो बचत करी आर्मी पे खर्चा ना करके, उसकी वजह से लोगों को साफ़ पानी, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग सभी सुविधाएं मिली। इस तरीके से हेल्थ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस करा और एजुकेशन पे। तो कोस्टा रिका एक सफल एग्जाम्पल है इस बात का कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और आपके देश का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद हम एक केस स्टडी केरला की पढ़ेंगे। केरल में क्या हुआ था। केरल की सरकार ने 1996 में ये डिसाइड करा कि हम अपने बजट का 40% जो है वो पंचायत को दे देंगे। ऐसा करने से देखा गया कि गांव में साफ़ पानी और खाना, महिलाओं का विकास और एजुकेशन, कई चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा सुधार, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला। लेकिन कुछ कमियां थी, हेल्थ सेंटर इतने इम्प्रूव नहीं हुए थे, कुछ कमियां थी, लेकिन फिर भी जो केरला की सरकार ने करा उसकी वजह से केरल के जो गांव हैं उनके हालात बदल गए। तो ये कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स थे कि अगर सरकार करने पे आएगी तो क्या नहीं कर सकती है, कितना बढ़िया डेवलपमेंट कर सकती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे ग्रोसरी की। लेट्स डू। सबसे पहले पब्लिक क्या होता है। पब्लिक का मतलब है वो सेवा, वो काम जो देश की सरकार जो है हमें प्रोवाइड कराती है। जैसे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, टेलीफोन सर्विस हो, हमारी ट्रेन हो, ये सर्विसेज जो हैं हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती हैं। और साथ ही अगर ये फंक्शन नहीं करेंगी तो हम उनसे डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट होता है वो किसी इंडिविजुअल या कंपनी के द्वारा ऑन किया जाता है बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए। मेडिकल टूरिस्ट, जैसा कि हमने समझा था कि मेडिकल टूरिस्ट बाहर से आते हैं हमारे देश में बेटर सर्विसेज के लिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स में मिलती है सस्ते दामों पर, उसके लिए। इसके बाद आप कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ देखेंगे। ये एक इंसान से दूसरे स्थान को, मतलब दूसरे इंसान में फैल सकती है। पानी से, खाने से, हवा से कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं। फिर हम बात करेंगे जेनेरिक नेम्स। जेनेरिक पहले भी जिक्र आया था ना कि जेनेरिक दवाइयाँ होती है। जेनेरिक दवाइयाँ मतलब वो दवाइयाँ जो हम कॉपी बना लेते हैं एक ऐसे ड्रग की जो ऑलरेडी कंपनी के द्वारा ओन होती है। मतलब अभी किसी भी फार्मा कंपनी का, जो कि फॉरेन फार्मा कंपनी है या कोई भी फार्मा कंपनी,
क्योंकि वो महंगे रेट पर बेचती है। जब उनका वो ख़त्म हो जाता है ना पेटेंट, तो हमारे जैसे लोग जो हैं, हमारे देश के नागरिक, वो हमारी इंडियन कंपनीज़ या हमारी गवर्नमेंट ये बात कहती है कि पेटेंट ओवर हो चुका है, अब आप इसकी जेनेरिक मेडिसिन्स बनाएं, मतलब उसी के फॉर्मूले को यूज़ करके आप खुद मेडिसिन्स बना सकते हैं। या फिर ये कहा जाता है कि जेनेरिक मेडिसिन्स जो होती हैं वो बिना पेटेंट ख़त्म करे भी उन्हीं के फॉर्मूले को बदल कर अपने देश में अपने ढंग से दवाइयाँ बना दी जाती हैं, तो वो जेनेरिक मेडिसिन्स होती है। अगर आपको अभी बेसिक लेवल पे ज़्यादा समझ नहीं आया तो अभी मत जाएं इतना डिटेल में, बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं। जेनेरिक मेडिसिन्स जो होती हैं ये आम यूज़ की मेडिसिन्स होती है जो सस्ते दरों पर सस्ते तरीके से टिकाऊ इंडियन वे में बनाई जाती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देन इसके बाद आती है ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर लोगों को इलाज के लिए लाया जाता है सबसे पहले, जहाँ इंटरेक्शन होता है डॉक्टर और पेशेंट का। सो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, सेकंड चैप्टर भी। अब मैं एक बार फिर जेनेरिक मेडिसिन को कंफर्म कर दूँ अगर आपके माइंड में डाउट है तो। जेनेरिक मेडिसिन्स बस इतना याद रखिए, वो दवाइयाँ हैं जिन्हें कोई ब्रांडेड कंपनी, ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बनाती हैं, सेम दवाइयों को जेनेरिक तरीके से, मतलब सस्ते दरों पर उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके, स्टैंडर्ड को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए, थोड़े बहुत मसालों का अंतर, मैं नॉर्मल लेमन भाषा में कह सकती हूँ, थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन ब्रांडेड जो दवाइयाँ होती है सेम उसी तरह की दवाइयाँ होती है। और इन्हें क्योंकि थोड़ा अलग बनाया जाता है इसलिए ये सस्ती प्रोवाइड हो सकती है, क्योंकि सस्ता कॉम्पोजिशन होता है इनका। सो वो जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं। ये देश में आज, जैसा कि हमने अभी एक पोस्टर में भी पढ़ा था, जन औषधि केंद्र का, जन औषधि मेडिकल स्टोर्स हैं जो इन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। आज से क्लास 7th का एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुका है, डेली क्लासेस आएंगी और ये 12th तक हम कवर करेंगे। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।